हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है हमारी मेन फीमेल लीड से, जिसके भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है एक फ्रॉड के केस में। जहाँ उसका भाई जाने से पहले भी उसे कहता है कि तुम हार मत मानना, खुद का ख्याल रखना, मैं वापस ही जल्दी आ जाऊंगा। अपने भाई को बचाने के लिए वो शहर के सबसे बड़े जाने माने प्रिंस बिलियनियर के पास चली जाती है, पर प्रिंस तो उसे भाव ही नहीं देता। वो तो बिल्कुल उससे अंदर भी नहीं लेता है। उसके सेक्रेटरी बहुत बोलता है, उसके बाद ही तिंगजाओ जो है वो कहता है कि ठीक है, उसे अंदर ले लो। हमारा मेन लीड हीरो ड्रिंक करते हुए पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कंडीशन दे दी थी कि तुम्हें अगर तुम्हारे भाई को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी। अब ये बात जब उसे याद आ जाती है तो तब हमारी मेन लीड हीरोइन जो है वो फैसला करती है कि वो तिंगजाओ के साथ अपने भाई को बचाने के लिए एक रात स्पेंड करने के लिए तैयार है। जहाँ पर वो ये जवाब देती है पर तिंगजाओ को भरोसा नहीं होता है तो वो उसे किस कर लेती है, जिसके बाद वो कहती है कि क्या ये सही होगा। पर वहाँ पर तिंगजाओ जल्दी से उसे किस करके थोड़ा प्यार करता है और कहता है कि नहीं, ये मैं खुद ही से चेक करना चाहता हूँ। और वो चेक करने के कारण ही वो उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो। तिंगजाओ कहता है कि वो ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ भी नहीं करता, तो तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर हमारी मेन फीमेल लीड अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो फिर से उसे थोड़ा बहलाने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मैं पूरे सहमति के साथ आई हूँ। जहाँ पर तिंगजाओ कहता है कि ठीक है, मैं खुद से चेक कर लेता हूँ। जिसके बाद वो उसे प्यार करने लग जाता है, पर फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने नीचे गिर जाओगी, इतनी चीप हो जाओगी। जहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारी मेन फीमेल लीड की कैसे स्टेप मदर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि इस घर की जो मालकिन है वो मेरी छोटी बेटी ही बनेगी। जहाँ पर हमारी मेन फीमेल लीड वहीं पे बेहोश हो जाती है तो वहाँ पर एक प्रिंस आकर उसकी जान बचा लेता है। और ये प्रिंस और कोई नहीं बल्कि उसका भाई होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डरती है। तो उसका भाई कहता है कि मुझसे डरो मत, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब ये बातें जैसे ही फ्लैशबैक उसे याद आती है, वो अपने भाई को बचाने के लिए फिर से आगे बढ़ती है। पर तिंगजाओ कहता है कि तुम्हारे जैसी चीप मैंने कभी भी नहीं देखा। अगर थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट बची है तुम में तो यहाँ से निकल जाओ, तुम जैसी चीप औरत मैंने कभी भी नहीं देखा। हमारी मेन लीड वहाँ से रोते हुए चली जाती है, पर उसका लॉकेट गिर जाता है। जहाँ तिंगजाओ उठाते हुए कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा कैसे बदल गई। जहाँ पर हमारी मेन लीड हीरोइन लॉयर से बात करती है तो उसे पता चलता है अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसका भाई 10 साल जेल में ही रहेगा। जब वो सोचती है कि आखिर मैं अब क्या करूं, तिंगजाओ ने तो मुझे मना कर दिया है। जिसके बाद वहाँ पर एक और हमें नया इंसान दिखाई देता है जो शैन फैमिली से होता है। अब शैन फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है और ये शैन फैमिली का जो वारिस है इकलौता, वो आके कहता है कि मैं ही तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ। जहाँ पर हमारी मेन लीड हीरोइन को पता होता है कि ये उसी का किया धरा है और वो ये बात कबूल भी करता है कि तुम्हारा भाई जेल में है तो सिर्फ मेरे वजह से है और मैं ही उसे बाहर निकाल सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। अब ये बात बोलते साथ ही वहाँ पर जल्दी से तिंगजाओ आ जाता है और उसे कहता है कि तुम उससे दूर रहो। जहाँ पर शैन कहता है कि मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, तुम्हारी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तो तुम यहाँ से हट जाओ। पर तिंगजाओ जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, ये बोलकर कि इसे अगर तुमने हाथ लगाया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जहाँ शैन कहता है कि तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तो वहाँ पर ही उसका एक और साथी आकर कहता है कि नहीं, तिंगजाओ की फैमिली और हमारा बॉन्ड अच्छा है। जिसके बाद शैन कहता है कि तुम्हें जितना बचाना है इसे बचा लो, पर आखिर में तो ये मेरी ही होगी, वरना इसका भाई जो है वो बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा और तुम्हें तो जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। अब जाने से पहले वो जल्दी से फ़ोन लगाकर पूछता है और पूछकर हमें ये पता चलता है कि वो जल्दी से हमारी मेन फीमेल लीड के घर जाने वाला होता है रिश्ता लेकर। जहाँ तिंगजाओ कहता है कि तुमने आखिर मैंने मना कर दिया तो तुमने किसी और को ढूंढ लिया। जहाँ पर हमारी मेन फीमेल लीड कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने मुझे मना कर दिया ना। पर तिंगजाओ कहता है कि नहीं, तुम मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। जहाँ फीमेल लीड कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा। जहाँ तिंगजाओ उसे एक किस दे देता है और कहता है कि तुम आज से मेरी हो, इसलिए तुम किसी भी दूसरे इंसान से बात नहीं करोगी। तुम्हारे भाई को बचाने की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है और अब से मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगा तुम आ जाओगी। देखो, मैंने तुम्हारे फ़ोन में ना मेरा नंबर भी सेव कर दिया है। अब से मैं जब भी फ़ोन करूँ या मैसेज करूँ तुम्हें मेरा फ़ोन कॉल या मैसेज का जवाब देना ही पड़ेगा, और अगर तुमने नहीं दिया और किसी और इंसान के साथ तुम दिखी तो तुम देख लेना। जहाँ फीमेल लीड कहती है कि मेरे भाई को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए, ये हम दोनों का ही सीक्रेट है।
तिंगजाओ कहता है कि ठीक है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जहाँ पर तिंगजाओ उसे जाते हुए देखकर कहता है कि तुम्हें तो इस बार मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जहाँ पर फीमेल लीड को घर से फ़ोन आने के बाद वो जल्दी से भाग कर जाती है, तो उसे पता चलता है कि शैन फैमिली का एक लौता वारिस आया है और वो मैरिज प्रपोजल लेके आया होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर के वहाँ से भागने की कोशिश करती है और घर वालों को पूछती है। तभी उसके ग्रैंडफादर, जिन्होंने उनसे अबैंडन कर दिया था छोटेपन में, वो आके कहते हैं कि तुम्हें इनसे शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें तो अच्छा महसूस होना चाहिए कि इतने बड़े इंसान तुमसे शादी कर रहे हैं। जहाँ पर उसे फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि इसे बेसिक गर्ल्स मैनर सिखाने के लिए तुम्हें अगर इसे डांटना भी पड़े या जुल्म करना भी पड़े तब भी तुम कर सकती हो। ये बात जानने साथ ही वो कहती है कि मुझे बचपन में किसी ने भी मैनर्स तो सिखाए ही नहीं, और वैसे भी ये डिसीजन मेरा है। जहाँ पर उसके भाई की जो मॉम है वो आकर कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, यही एक मौका है। वहाँ पर शैन फैमिली का वारिस कहता है कि तुम्हें तो मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, अगर तुमने नहीं किया तो देख लो। वहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर जो यान रहती है वो कहती है कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि इतना बड़ा घर वाला तुझसे शादी करने के लिए रेडी है। जहाँ पर सब लोग उसे बोलते हैं कि कैसे भी करके तुम्हें तुम्हारे भाई को बचाना ही पड़ेगा। फीमेल लीड बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हुए दिखाई देती है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्ले बॉय है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। पर सब लोग उसे बहुत डांटते हुए कहते हैं कि तुम आखिर इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, ये इतना बड़ा वारिस है, इसका फैमिली कितना बड़ा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। तो वहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है अगर ये इतना ही अच्छा है तो क्यों ना आप अपनी जो दूसरी पोती है उसकी शादी इससे करवा दो। जिसे सुनकर उसके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वहीं पर उसके भाई की जो मम्मी होती है वो कहती है कि तुम आखिर इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, मेरे बेटे ने तुम्हें बचपन से पाला, हमने तुम्हें एक बेटी का दर्जा दिया, हमारे फैमिली में रखा, और आखिर तुम ऐसे हमारा जो कर्ज है वो चुकाओगी। जहाँ पर यान चिल्ला के कहती है कि तुम्हें तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी। जहाँ पर शन भी कहता है कि हाँ देखो, तुम्हारी फैमिली ने तो परमिशन दे दी है, अब तुम्हारे हाँ बोलने से या ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब लोग यही कहते हैं कि हाँ कुछ भी कर लो, तुम्हें तो शादी ज़रूर करना ही पड़ेगा। अब शैन जो है वो बिल्कुल पीछे नहीं हटता। जहाँ पर वो मना कर देती है तो जल्दी से उसके भाई की मदर उसे बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे बेटे ने कभी तुझे किसी बात की कमी नहीं होने दी, हमारे परिवार ने भी तुझे एक्सेप्ट किया, पर तू मेरा बेटा वहाँ जान की बाजें लगा रहा है और तू मदद नहीं कर रही है। जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा मिनी हार्ट अटैक आता है। जब हमारी फीमेल लीड बचाने जाती है तो यान उसे धक्का देकर दूर रह कहती है, जिसकी वजह से फीमेल लीड के सर पे थोड़ी चोट आ जाती है। हाँ, उसके दर्द को भी इग्नोर किया जाता है। तो शैन वहाँ पर नमक मिर्च लगाकर कहता है कि देखो, तुम्हारा तो फैमिली भी तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, तो तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और आज मैं यहाँ पर सब लोगों के सामने ही तुम्हें क्लेम करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें तो मैं ही सिर्फ क्लेम कर सकता हूँ। ये जितने जल्दी तुम अपने दिमाग में बात डालोगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जहाँ पर उसके भाई की मदर को थोड़ा सा डाउट होता है, वो बचाने की कोशिश करती है पर यान उसे बचाने नहीं देती। यान कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वहीं पर तिंगजाओ भी उसके फैमिली की तरफ आता है, उससे उसे ही चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। जहाँ शैन जो है इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा रहता है कि उसे रोकने वाला तो कोई भी नहीं है, सारे घर वाले ये सब देख रहे होते हैं। जहाँ पर शैन कहता है कि आज तेरी जो अकड़ है ना, आज मैं सबके सामने ही निकालूंगा। जहाँ पर वो भागने की भी कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अब मिस शैंग रोकने की कोशिश करती है पर उसकी स्टेप सिस्टर यान जो है वो उसे रोकने नहीं देती। उसे तो हमेशा से अपने स्टेप सिस्टर का डाउनफॉल देखना था, और शैन फैमिली के एक लौते प्ले बॉय से शादी करने के बाद तो उसका डाउनफॉल पक्का ही होगा। जहाँ पर अब हमारे फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा चोटें आती है, वो सबसे पुकार लगाती है कि मेरी मदद करो, पर उसी टाइम पर तिंगजाओ आ जाता है और तिंगजाओ ये देखकर उसे जल्दी से वहाँ से मार के भगा देता है। अब उसे भी चोट आ गई रहती है। वो जल्दी से हमारी मेन लीड हीरोइन को कवर करता है और फिर सबके सामने फाइनली कहता है कि अब से ये शैन फैमिली से जो भी ये प्रपोजल लेके आया है ये नहीं कर सकता। जहाँ पर शैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो तिंगजाओ कहता है कि जिस भाई के पीछे तुम लोग पड़े हो उस भाई की तो रिहाई भी हो चुकी है, और वो रिहाई मैंने अभी ही करा दिया है, और इसके बाद अगर तुमने मेरी वुमेन पे हाथ लगाने की कोशिश भी करी मुझसे बुरा तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। शैन कहता है कि आखिर तुम किस रिश्ते से इसे बचाने की बार बार कोशिश करते हो, इसकी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों है। जहाँ पर तिंगजाओ सबके सामने कहता है कि इसे बचाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, क्योंकि जिस शर्त पे तुम मुझसे शादी कर रहे हो वो शर्त तो पॉसिबल नहीं है, फ़ोन लगा कर देख लो। जहाँ पर शैन फ़ोन लगाता है तो उसे पता चलता है शैंग की रिहाई हो चुकी है। जहाँ वो ग्रैंडफादर उसको लेके चले जाते हैं।
टिंगजाओ अपने गार्ड से कहता है कि इसकी अच्छी से पिटाई करो, जिसके बाद टिंगजाओ की बात वो लोग मान लेते हैं। अब टिंगजाओ हमारी फीमेल लीड को कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जहाँ पर ग्रैंड मदर अचानक से पलट कर टिंगजाओ की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लग जाती है, जहाँ हमारी फीमेल लीड ये सब देखकर थोड़ी निराश होती है। तो वहीं पर ग्रैंड मदर कहती है कि तुम अपने रूम में जाओ, टिंगजाओ तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम हमारे साथ लंच के लिए रुक जाओ। जहाँ पर ये बात बोलते साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो टिंगजाओ कहता है कि देखा, तुम्हें मेरी मदद तो पड़ी गई और मैंने जैसे कहा था वैसा ही हुआ। जहाँ पर वो उसके रूम में जाती है तो वो उसे फॉलो करते हुए आता है, जहाँ पर वो कहती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा। तो टिंगजाओ कहता है कि नहीं, मैं तो बिना किस लिए यहाँ से नहीं जाने वाला, तुमने प्रॉमिस किया था याद है, अब मैंने मेरा प्रॉमिस पूरा कर दिया है। हमारे बीच में जो डील साइन हुई थी ना कि मैं तुम्हारे भाई को बचाऊंगा, वो तो हो गया है, तो अब तुम मेरे इससे मुकर नहीं सकती। जहाँ वह उसके साथ थोड़ा रोमांटिक हो जाता है तो वहाँ पर ही हमारी मेन लीड उसे बार बार धक्का देने की कोशिश करती है, पर टिंगजाओ जो है वो बिल्कुल नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं जो काम यहाँ करने आया हूँ ना वो कर ही लूँगा। जहाँ पर वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो कहती है कि टिंगजाओ कोई आ जाएगा, पर टिंगजाओ तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है। उसके भाई की आवाज़ आते साथ ही वो दोनों अलग हो जाते हैं और उसके भाई की एंट्री हमें दिखाई जाती है। अब शेंग जो है वो उसका ओरिजिनल रियल वाला ब्रदर नहीं रहता है, जिसने उसे बचाया रहता है बचपन में, वो रहता है। अपनी बहन को गले लगाने के बाद वो टिंगजाओ को गले लगाकर उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी मदद करोगे, अच्छा मैं चलता हूँ, मम्मी बुला रही है। जहाँ पर अब हमारी फीमेल लीड जाने की कोशिश करती है, पर टिंगजाओ कहता है कि नहीं, आखिर तुम्हें इतने जल्दी नीचे जाने की क्या ही ज़रूरत है, तुम भूल गई क्या, अभी भी मेरी जो इच्छा है ना वो पूरी नहीं हुई है, और ये मेरा जो पेंडिंग अभी तक ड्यू पड़ा हुआ है ना तुम्हारा, वो तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है तुम आके कितने बेशरम हो यार, थोड़ा तो शर्म कर लो, मेरा भाई देख लेगा, कोई भी आ सकता है, पर कोई सुनता ही नहीं है। जहाँ पर लॉकेट गिर जाता है तो वहाँ पे उसकी नज़र जाती है, पर नीचे से कोई आवाज़ देता है, जिसकी वजह से टिंगजाओ जो है वो जल्दी से वो लॉकेट को छुपा लेता है और नीचे चला जाता है। जहाँ पर शेंग फैमिली का जो हियर रहता है वो टिंगजाओ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि प्लीज़ आके बैठ जाओ। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड को अब टिंगजाओ नीचे से ही डाइनिंग टेबल के पैर मार रहा होता है, जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि टिंगजाओ अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मेरा बेटा जो है वो वापस नहीं आता। जहाँ पर अचानक से वो इतने ज़ोर से टिंगजाओ को पैर मारती है, टिंगजाओ बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, पर सब लोग देखते हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। डिनर के बाद टिंगजाओ को सी ऑफ करने के लिए शेंग अपनी बहन को भेजता है, जहाँ पर टिंगजाओ कहता है कि हाँ हाँ तुम्हें तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, जहाँ पर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, अब यहाँ पर आ चुके, अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो तुम जाओ ना शांति से, आखिर तुम यहाँ पर ऐसे खड़े क्यों हो। तो तब हमारा टिंगजाओ कहता है कि तुम पहले मुझे एक किस दो, उसके बाद ही मैं जाऊँगा। मना करती है कि कोई भी आ जाएगा, पर हमारा टिंगजाओ कहाँ कोई सुनने वाला है। वहाँ दूसरी तरफ घर के अंदर अब शेंग जो है वो अपनी मम्मी को पूछता है कि आखिर ये सब क्या है और आखिर इसके सर पे इतनी चोट कैसे क्या आई। वो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और अपनी माँ से इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है कि उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उसे एक ज़बरदस्ती की शादी में बांधने की कोशिश की, जिसके लिए वो उसने कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो दूसरी तरफ जो हमारा टिंगजाओ है वो जल्दी से एक फॉरहेड किस कर देता है और वो इस मोमेंट को बहुत सेवर कर रहा होता है कि हमारी फीमेल लीड तभी वहाँ से भाग जाती है। जहाँ टिंगजाओ कहता है कि कभी ना कभी तो मिलोगी। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड अपने रूम में जाने की कोशिश करती है तो उसका भाई उसे बार बार रोकता है, जहाँ पर उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि ठीक है, पर ज़्यादा काम मत करना कंपनी का, तुम्हें पता है ना कि तुम स्ट्रेस में होती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर वो जल्दी से हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। शेंग जहाँ पर आकर शेंग को कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए तुम्हारे सर पे कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारी बिजनेस की, तो कुछ भी करोगे तो सोच समझ के करना। जहाँ पर ये बात का दिलासा वो अपनी मम्मी को भी दे देता है। वो अपनी बहन को बुलाने वाला होता है, पर वो सोचता है कि नहीं, उसकी मम्मी ने जो अभी कहा उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर जाता है। अब वो फाइनली वो पार्टी की रात आती है, जिस पार्टी के वजह से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी जैंग फैमिली का जो हियर है वो बाहर आ गया है, इसके वजह से होता है। जहाँ सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं था कि आपके कनेक्शन टिंगजाओ फैमिली से भी है। जहाँ पर यान और उसकी मॉम जो है वो प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे भी करके शेंग फैमिली का जो हियर है उसे कैसे फंसाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये पार्टी में भी हमारा जो मेन लीड हीरो टिंगजाओ है वो सो रहा होता है, जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कि पता नहीं आखिर इसे कौन उठाएगा, पर वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही।
कि तभी हमारी मेन फीमेल लीड की एंट्री हो जाती है और उसकी एंट्री होते साथ ही तिंगजाओ जल्दी से अपने आगे खोल के सबसे पहले उसे ही देखता है, जहाँ यान उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है। अब आते हैं शेन फैमिली के मेंबर्स। अब शेन फैमिली के मेंबर्स शेंग फैमिली से मिलते हैं, जहाँ शेन जो ग्रैंडफादर रहते हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छी खुशी हुई कि तुम्हारे नाम से जो भी दाग थे वो सब मिट गए और अब तो तिंगजाओ भी तुम्हारे साथ है, और वैसे भी मेरे बच्चे ने जो गलती की है उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है। जहाँ पर हमारी फीमेल लीड कहती है कि नहीं, वैसे भी कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। ये बात सुनकर शेन को गुस्सा तो आता है, पर उसके ग्रैंडफादर के कारण वो कुछ बोलता नहीं है, बस माफ़ी मांग लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर तिंगजाओ आ जाता है और कहता है कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती। अब वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर जो है वो शेन को समझाते हैं कि तिंगजाओ बहुत ज़्यादा अमीर है और उसके पास बहुत पावर है और हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे हैं, तो गलती से भी उसे ख़राब करने की कोशिश भी मत करना तुम। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफाती चलता रहता है, तुम एक दिन तुम्हारे साथ साथ परिवार को भी डुबाओगे। जहाँ पर उस ग्रैंडफादर के जाते साथ ही वो कहता है कि नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ तिंगजाओ अचानक से हमारी मेन फीमेल लीड के पास आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है कि अरे तुम इतने अकेले क्यों, आओ चलो हम डांस करते हैं। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा करीब आता है उसके, और हमारी फीमेल लीड जिनका नाम शाओ रहता है वो कहती है कि सब लोग देख रहे हैं, प्लीज़ दूर हटो। पर तिंगजाओ को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है डांस फ्लोर पे, और वहाँ पे वो लोग बहुत ही अच्छा डांस एज अ पार्टनर एज अ कपल करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये सब देख कर ना सारे ही घर वाले बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। सभी घर वाले और बाहर वाले बात करने लग जाते हैं कि हमें पता नहीं था कि तिंगजाओ जो है वो शाओ में इंटरेस्टेड है। मतलब यान भी यहाँ पर है, पर यान तो शाओ के सामने एकदम फीकी ही पड़ गई है। और सही बोलो तो शाओ बहुत ज़्यादा सुंदर है और सुशील भी है, वरना यान की तरफ देख लो, वो तो एकदम ख़राब है, ना उसके पास क्लास है, ना उसके पास एलिगेंस है, ना कुछ है। जहाँ पर यान की मदर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जैंग जो है वो तुम्हारा ही होगा। अब सारे लोग जब बात करते हैं कि तिंगजाओ और शाओ की कुछ चल रहा है क्या बीच में, तो वहाँ पर ग्रैंड मदर शेन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, वो लोग जस्ट एक दूसरे को जानते हैं। पर वहाँ पर थोड़ा डांस के वक्त जो वो लोग इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं, ये बात सुनकर सब लोगों को जो है ना वो डाउट हो जाता है। फीमेल लीड की स्टेप मदर कहती है कि कुछ ना कुछ तो मुझे शाओ का करना ही पड़ेगा। जहाँ पर ताना देने के लिए यान अब शाओ के पास आकर कहती है कि तुम्हारे जैसे नीचे गिरी हुई इंसान तो मैंने देखा नहीं। जहाँ पर हमारी मेन लीड उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे नीचे तो कभी भी नहीं गिर पाऊंगी, और किसी का बेड पर सोना ये मेरी फितरत नहीं है। ये तो तुम और तुम्हारी माँ बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम लोग यही सब करके तो सीढ़ियाँ पार करे हो, तुमसे अच्छा कौन जानेगा। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। यान को बहुत गुस्सा आता है। यान अपनी मदर से कहती है कि कुछ ना कुछ तो करो ना, वरना ये शाओ के चलते शेंग जो है वो मेरा कभी भी नहीं हो पाएगा। जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि ठीक है, हम एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम शेन से बात करें, क्योंकि शेन शाओ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उससे डील कर लेंगे तो शाओ का पत्ता कट हो जाएगा और शेंग फैमिली में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी। जहाँ पर वो जल्दी से, अब जब हमारी फीमेल ड्रिंक कर रही होती है, ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसके बाद यान जो है वो जल्दी से उसे एक कमरे में लेके जाकर कहती है कि अब देखना शेन तुम्हारे साथ क्या करता है। पर हमारी फीमेल जल्दी से थोड़ा होश में आकर जल्दी से उसे बेहोश कर देती है, और फिर वो उसे उसकी जगह पर लिटाकर कहती है कि अब देखती हूँ मैं कि तुम्हारा प्लान तुम पर ही कैसे पलटता है। जिसके बाद वो उस रूम से बाहर जाती है, पर अभी भी उसे दवाई का असर होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट चल नहीं पा रही रहती। तिंगजाओ वहाँ पर उसे देखकर उसे जल्दी से कैरी करके उसके रूम में लेके जाता है और बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज़्यादा बर्न कर रही है, क्या तुम्हें फीवर है। जहाँ पर नीचे में हम देखते हैं कि सारे ही गेस्ट जो है वो बहुत परेशान होते हैं। जहाँ उसका भाई कहता है कि आखिर शाओ और तिंगजाओ दोनों गए कहाँ। ये अपने फ्रेंड के साथ वो डिस्कस कर रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ तिंगजाओ जो है वो खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि शाओ पे दवाई का असर हो जाता है, तो वो तिंगजाओ को बार बार अपने पास बुलाती है। तिंगजाओ कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तो वहाँ पे हमारी फीमेल लीड कहती है कि हाँ तुम तिंगजाओ हो। पर तब भी तिंगजाओ कहता है कि मैं तुम्हारी ऐसी हालत में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं लेना चाहता। हमारी फीमेल लीड जो है वो अपने आपे से बाहर होती है और वो हमारे हीरो के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है। जहाँ तिंगजाओ भी अपना आपा खो देता है, वही उसके भाई की बाहर आवाज़ आती है कि शाओ क्या तुम अंदर हो। जहाँ पर वो जल्दी से अंदर आ जाता है और वो चेक करने लग जाता है। हमें पता चलता है कि कैसे भी करके तिंगजाओ ने उसे वॉशरूम में छुपा लिया होता है, पर वहाँ भी उसका आपा जो है वो पार हो गया रहता है। जहाँ बाहर उसका भाई उसे आवाज़ लगा रहा रहता है और कैसे भी करके तिंगजाओ शाओ का मुँह बंद करने लग जाता है।
ताकि उसके भाई को बिल्कुल भी शक ना हो कि हम लोग यहाँ हैं। पर आप देख ही सकते हो ये कितना ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शाओ बिल्कुल भी एक जगह पे टिकती नहीं है। जहाँ पर उसके भाई को एक फ़ोन कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चला जाता है, और वही उसके जाते साथ ही तिंगसाओ जो है उसे शावर में लेके चला जाता है और शावर के सामने उसे बिठाता है ताकि वो थोड़ी सी सोबर हो सके और थोड़ा उसे होश आ सके। नीचे जाने के बाद वहाँ उसे पता चलता है कि जो हमारी शाओ की स्टेप मदर है वो कहती है कि उसने शाओ को और शैन को ऊपर कमरे में जाते हुए देखा है, जहाँ पर लोग बातें बनाने लग जाते हैं। और तभी सब लोग वहाँ से भागकर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं देखने के लिए। शाओ की स्टेप मदर कहती है कि तुम लोगों को नहीं देखना क्या कि ऊपर आकर ये लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड थोड़ी सोबर हो जाती है कि तभी बाहर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा रहता है। वहाँ पर वो तिंगजाओ को कहते हैं कि तुम मुझे ऐसे मत ही देखो। जहाँ तिंगजाओ उसे जाने नहीं देता है, फिर से उसे किस करने के लिए लग जाता है कि बाहर में बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती है। तो वो कहती है कि अरे रुको, तुम चलो तो तुम्हें कुछ बाहर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये बात। जहाँ तिंगजाओ कन्फ्यूज़ होता है, ऊपर में जल्दी से जाते हुए हमारा सबसे पहला उसका भाई देखता है और वहीं पर उसकी स्टेप मदर भी आ जाती है, जहाँ पर शैन और यान जो है वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब ये देखकर उसकी स्टेप मदर जो है ना वो मारने लग जाती है शैन को कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की। यान भी खुद को डिफेंड करने लग जाती है कि वहाँ पर ही शाओ आ जाती है और शाओ कहती है कि अरे अरे ये क्या हो गया यान, तुम्हें इतना ही ज़्यादा शैन फैमिली इंटरेस्ट था तो तुम पहले बता देती कि अब क्या करोगे आप लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए इन दोनों की शादी कराओगे ना। जहाँ पर फाइनली ग्रैंडफादर आके कहते हैं कि हाँ इनकी तो शादी करानी ही पड़ेगी। तिंगजाओ भी कहता है कि अगर आप लोगों ने इनकी शादी नहीं कराई तो कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। जहाँ शैन फैमिली और फाइनली जो हमारी शाओ की पुरानी वाली फैमिली होती है वो डिसाइड करते हैं इनकी शादी जल्द से जल्द होगी। जहाँ सब लोग चले जाते हैं तो वहाँ शाओ कहते हैं कि कैसा मज़ा आया यान, जो जाल में तुमने मुझे फंसाया था उसमें तुम फंस गई। जहाँ पर कार में उसका भाई उसे घर लेके जाने से पहले पूछता है कि आखिर तिंगजाओ और वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो वहाँ पर शाओ जवाब देती है कि नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, हम तो जस्ट ऐसे ही मिले थे और आपको पता ही है उससे मैं फ्रेंडशिप नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है और उससे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको तो पता है बचपन से मुझे उसको अप्रोच करने में भी डर लगता है। आप टेंशन मत लो, बाई चांस मुझे कभी कोई लड़का पसंद आया ना तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। ये सुनकर उसका भाई जो है वो खुश हो जाता है। जहाँ पर हमारी शाओ तो लिटरली ब्लश कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन और यान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, जहाँ दोनों कहते हैं कि तुमने तो हमारा प्लान जो है वो फ्लॉप कर दिया। और वहाँ पर यान कहती है कि तुमसे तो शादी करने से बेटर है कि मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। हाँ, यान की मॉम कहती है कि आखिर तुम ऐसे गिव अप कैसे कर सकते हो, तुम्हें शाओ चाहिए थी ना। वहाँ पर यान कहती है कि कोई नहीं, अभी तक शादी हुई नहीं है, बस शादी का प्रपोजल आया है, हम लोग ऐसा एक्टिंग कर लेते हैं, वैसे भी क्या ही होगा, टाइम पर हम क्या करेंगे ब्राइड को एक्सचेंज कर देंगे, जिससे तुम्हें शाओ मिल जाएगी और मुझे शैंग मिल जाएगा। जहाँ पर शैन जल्दी से फ़ोन लगाकर इंतज़ाम करता है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि जल्दी से हमारी शाओ उसके घर आती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे तिंगजाओ ऑलरेडी है। आंखें छुपाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरा टॉवेल कैसे लगाया तुमने और मेरे घर में क्या कर रहे हो। जहाँ पर अब तिंगजाओ कहता है कि तुम बोलो तो मैं टॉवेल उतार के दे देता हूँ, रुको तुम्हें चाहिए है ना। तो वहाँ पर शाओ भाग जाती है कहकर कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ 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 नहीं। जहाँ तिंगजाओ उसे पास में लेकर कहता है कि अब अपनी आंखें खोल लो, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो तुमने मेरी देखी नहीं हो, ठीक है ना। और वैसे भी हमारी डील हुआ था और वैसे भी मेरे पास घर तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे पास ही आ जाओ क्योंकि तुम तो अब मुझसे भागने की फिराक में हो। जहाँ पर वो फिर से फ्लर्ट करने की इसके साथ कोशिश करता है पर शाओ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। तिंगजाओ जल्दी से उसे कैरी कर लेता है और कैरी करने के बाद वो उसे बेड पर लेके चला जाता है कि मेरा जो ड्यू है वो मैं अभी लेने आया हूँ। जिसके बाद आप लोग देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। अब शाओ फिर भी ब्लश करती है, वो थोड़ी शर्माती है और तिंगजाओ उसे भागने की कोशिश करती है पर तिंगजाओ तो कभी उसे भागने नहीं देता, मानो कि वो शाओ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो चुका है, ऐसा ही लगता है। जहाँ कुछ देर में ही वो उसके लैब पर सोकर कहता है कि एक काम करो तुम मुझे क्यों ना बेड टाइम स्टोरी सुनाओ। जहाँ पर शाओ ये सब सुनकर कहती है कि क्या बेड टाइम स्टोरीज, तुम सही में बच्चे हो क्या। फिर उसके बाद उसके बाजू में इतनी सारी बुक्स पड़ी होती है कि वो सारी स्टोरी टाइम जो है वो उसे सुनाती है। जहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर जो छोटा तिंगजाओ है उसे चोट लगी होती है। तो शाओ कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें किसी की याद आ रही है। तो वह तिंगजाओ कहता है कि हाँ मेरी मदर जो है ना वो मेरे पास नहीं है। जहाँ शाओ उसे दिलासा देती है कि मेरी भी मदर मेरे पास नहीं है, पर तुम टेंशन मतलब ऊपर स्टार्स देखो, स्टार
स्टार्स में हमारी मदर दिखेगी। और फिर जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो उसका भाई नहीं था, शेन नहीं था वो, बल्कि तिंगज़ाओ था जो उसे बचाने के लिए आया था। और उसी वक्त उसका लॉकेट जो है वो तिंगज़ाओ ने उठा लिया था और छुपा लिया था। मिस्टीरियस तरीके से उसकी मदर की डेथ के बाद उसे बोला गया था कि उसकी फैमिली खतरे में है, तो वो शाओ को नहीं रख सकता। जिसके बाद शाओ ने सोचा कि उसे शेन फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि शेन फैमिली ने उनकी जो बच्ची है वो खो दी रहती है। जहाँ पर तिंगज़ाओ को अचानक से ये सब बातें याद आ जाती है, पर वो शाओ को बिल्कुल भी बताने की हिम्मत नहीं करता। शाओ कहती है कि आखिर तुम इतने सारी बेड टाइम स्टोरीज क्यों ही सुनते हो। जहाँ पर तिंगज़ाओ कहता है कि मुझे ये बेड टाइम स्टोरीज सुनना पसंद है और इसके बिना तो मुझे नींद ही नहीं आती। कुछ दिन बाद शाओ के जो कलीग्स हैं वो आकर कहते हैं कि चलो ना हम डिनर के लिए चलते हैं। शाओ भी कहती है कि हाँ, मेरा शेड्यूल जो है वो अभी खाली है, तो चलो किसी मॉल में जाते हैं। जहाँ वो अब खाने की इस पे जाने वाली होती है, वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसे एक लाइब्रेरी दिखती है जहाँ पर वो बेड टाइम स्टोरीज की बुक खरीद के लाती है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि किसके लिए, तो वह शाओ बताती है कि कुछ नहीं, एक बच्चा है उसके लिए मैं ये जो बेड टाइम स्टोरीज है वो खरीद रही हूँ। जहाँ पर उसके फ्रेंड कहती है कि अरे देखो तिंगज़ाओ तिंगज़ाओ। जहाँ पर तिंगज़ाओ के साथ एक और लेडी दिखाई देती है। ये देखते साथ ही शाओ जो है वो जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर भाग कर कहती है कि नहीं, मुझे दूसरे रेस्टोरेंट में जाना है। जहाँ पर तिंगज़ाओ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वो रुक के कहता है कि नहीं, मुझे भी अब हॉट पॉट ही खाना है। जहाँ पर शाओ ने भी हॉट पॉट के रेस्टोरेंट में ही एंट्री ली होती है। तिंगज़ाओ उसको फॉलो करके जाता है, तो तिंगज़ाओ की जो फ्रेंड है वो सारा इस बात पे नज़र रखती है। जहाँ दोनों भी वॉशरूम जाते हैं, वहाँ पर हमारी शाओ निकलने की कोशिश करती है कि वही तिंगज़ाओ के साथ आई हुई लड़की जिसका नाम येन रहता है वो कहती है कि तुम्हें तिंगज़ाओ से अलग होना पड़ेगा। तिंगज़ाओ को कुछ और खाना था, पर तुमने ये रेस्टोरेंट चुना इसलिए वो यहाँ आ गया। तुम्हें पता है ये जो मेरे हाथ में पंखा है ये मुझे तिंगज़ाओ ने दिया है, तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जहाँ शाओ कहती है कि तुम उसे रख लो, मुझे वैसे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ दूसरी तरफ हमारी शाओ सोचती है कि हाँ, वो आखिर मेरे पास क्यों ही आएगा, उसे तो वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कितना अजीब है कि कल तक वो मुझे किस कर रहा था और आज किसी और के बाहों में है। जहाँ वो सो जाती है कि तभी तिंगज़ाओ उसके रूम में आ जाता है और वहाँ पे वो उसे किसेस देने लग जाता है। जहाँ वो अपनी नींद से उठ जाती है। से उठने के बाद सबसे पहले जब वो देखती है कि तिंगज़ाओ उसके रूम में आया है, सबसे पहले तो वो रेजिस्ट करके उसे धक्का देने की कोशिश करती है, पर तिंगज़ाओ ऐसा होने नहीं देता। तिंगज़ाओ कहता है कि नहीं, मुझे मेरा रिवॉर्ड जो है वो आज नहीं मिला, तो मैं वही लेने आया हूँ। जब शाओ थोड़ी देर में सो जाती है, तब तिंगज़ाओ की नज़र पड़ती है स्टोरी के बुक्स पे। वो जहाँ पे शाओ को पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर इतनी सारी स्टोरीज़ की बुक क्यों खरीद रही थी, क्या तुम मेरे लिए खरीद रही थी, तो तुम मुझे बता सकती हो। और वैसे भी मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम वहाँ पर मॉल में जाकर मेरे लिए कुछ स्टोरी की बुक्स खरीदोगी। शाओ जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, एम्बेरसमेंट होती है उसे, तो वो अपना सर ढक लेती है। जिसके बाद उसे ऐसा लगता है कि तिंगज़ाओ को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यहाँ दिन में वो उस लड़के के साथ था और अब रात में यहाँ आ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ उसे यूज़ कर रहा है। जहाँ तिंगज़ाओ कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो बस मेरी दोस्त थी। पर तुम के शब्द बीच में अटक जाते हैं। वो कहता है कि क्या तुम जेलस थी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं लेने वाला, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जहाँ दूसरी तरफ तिंगज़ाओ की जो फ्रेंड होती है वो शैंग फैमिली के एक लौते वारिस से मिलकर उसे कहती है कि तुम्हारी बहन जो है वो तिंगज़ाओ के साथ है। अब इतना बड़ा खुलासा कर देती है, पर उसके भाई को उस पर पूरा भरोसा होता है। जहाँ दूसरी तरफ अगली सुबह जल्दी से वो ब्रेकफास्ट कर रहे रहते हैं कि तभी शाओ को उसके भाई का फ़ोन आ जाता है। वो उसके घर के बाहर ब्रेकफास्ट लेके खड़ा हुआ है। जहाँ पर उसकी नज़र तिंगज़ाओ पे जाती है, तो वो अपने भाई से झूठ बोल देती है कि भाई मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। ये बोलते साथ ही वो जल्दी से तिंगज़ाओ के पास जाती है और उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, पर तिंगज़ाओ उसे अपना लैब में ले लेता है और कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो। जहाँ पे शाओ कहती है कि नहीं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ पर तिंगज़ाओ को ऐसा लगता है कि उसके लिए भाई की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उसके भाई के लिए कुछ फील करती है। जहाँ वो पूछता भी है तो शाओ कुछ जवाब नहीं देती, वो बस ये कहती है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से तिंगज़ाओ बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ वही शाओ जल्दी से अपनी कार लेके भाई से पहले ऑफिस पहुंचने की कोशिश करती है, पर उसे क्या पता उसका भाई तो घर के बाहर ही होता है और वो तिंगज़ाओ और शाओ को देख लेता है। जहाँ तिंगज़ाओ की बर्थडे पार्टी में शेंग जाता तो है, पर वहाँ पर उसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर तुम ड्रिंक क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया और शाओ क्यों नहीं है। तो वहाँ पर बस यही बहाना होता है कि शाओ को कुछ इंपॉर्टेंट डील साइन करनी है, इसके वजह से वो नहीं आई। जहाँ पर तिंगज़ाओ की फ्रेंड उसे जो है वो थोड़ा पानी ऑफर करके कहती है कि आखिर तुम इतना शांत क्यों बैठे हो, आज तो तुम्हारा बर्थडे है, आज तो तुम्हें इंजॉय करना चाहिए।
जहाँ उनका फ्रेंड उठ के चला जाता है क्योंकि शेंग और तिंगज़ाओ के बीच में जो टेंशन होती है वो उसे दिख रही होती है, पर कोई भी बात करने की कोशिश ही नहीं करता। जहाँ तिंगज़ाओ की फ्रेंड खुश होती है कि फाइनली जो शेंग है उसे रियलाइज़ हो रहा है। वहाँ दूसरी तरफ तिंगज़ाओ जो है वो एक बात के लिए जाता है क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि वहाँ पर आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जहाँ पर वो पहुँच उसे पता चलता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि शाओ है, और शाओ को देखते साथ ही वो बहुत ज़्यादा रोमांस के मूड में आ जाता है। जिसके बाद वो उसके पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम तो कह रही थी ना कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील है, तो आखिर तुम यहाँ कैसे आई। जिसके बाद वो उससे रोमांस करने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि शाओ का जो भाई है वो उधर ही उसी पार्टी में है और उसके फ्रेंड्स भी वहीं पर है। वहाँ पर वो उससे फ्लर्ट करता है। जहाँ पर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जो बिजनेस डील के लिए शाओ गई थी वो बिजनेस डील की लोकेशन जो है वो जहाँ पे तिंगज़ाओ की पार्टी हो रही थी वहीं पर रख दिया था। जिसकी वजह से वो बिजनेस डील के बहाने आई तो थी, पर काम होते साथ ही वो तिंगज़ाओ के बर्थडे पे आ गई। जहाँ पर तिंगज़ाओ उसे किसेस करने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोमांस के मूड में होता है। वहाँ पर शाओ उसे रोकने की भी कोशिश करती है। जब वो नहीं रुकता तो वो उसके हाथ पे बहुत ज़ोर से काट लेती है, इतने ज़ोर से कि उसके जो दांतों के निशान हैं वो पूरे उसके हाथ पे छप जाते हैं। जहाँ पर तिंगज़ाओ उसका बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहा होता है। तिंगज़ाओ कुछ भी नहीं कहता, वो बस ये कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ जो है वो एक बिल्ली है करके, इतने नोकीले दांत वाली। जहाँ वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे चेक करने लग जाता है। जहाँ पर तिंगज़ाओ जो है वो बहुत प्राउड फेस में रहता है और कहता है कि क्यों, आपकी कभी गर्लफ्रेंड ने आपको काटा नहीं। तो वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मेरी तो गर्लफ्रेंड ने कभी भी नहीं काटा। जिसे सुनकर तिंगज़ाओ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक होकर कहता है कि मेरी जो बिल्ली है ना उसके दांत बहुत ज़्यादा नोकीले हैं। जहाँ पर उसका भाई आ जाता है तो वो जल्दी से रूम ओपन करती है तिंगज़ाओ को छुपाकर। तिंगज़ाओ तो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाकर उसके सामने फिर से आ जाता है। जहाँ पर शाओ उसे डांटती है कि मेरा भाई बाहर है, प्लीज़ ये यहाँ पर छुप जाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जहाँ वो डोर ओपन करती है, डोर के पीछे तिंगज़ाओ छुपा होता है। जहाँ पर तिंगज़ाओ उसके कान पे किसेस ले रहा होता है, उसे परेशान कर रहा होता है। जहाँ पर खुद को शाओ बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। उसका भाई कहता है कि क्या तुम ठीक हो, अचानक से तुम यहाँ हाँ सब ठीक है बोल के वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, पर उसका भाई बोलता है कि क्या कोई है क्या रूम के अंदर। पर वह शाओ कहती है कि नहीं नहीं भैया, मैं बहुत थक गई, मुझे आराम करना है। जिसके बाद तुरंत ही वो जो है दरवाज़ा बंद कर देती है। तिंगज़ाओ उसे परेशान करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है फिर से कि इस बार तो तुम बच गई, पर हर बार तुम्हारे भाई के सामने मैं बचाने नहीं वाला। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम्हारे भाई के सामने हमारी सच्चाई आ जाती है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। जहाँ उसका फ़ोन बजने लग जाता है तो शाओ उसे जल्दी से रूम के बाहर निकालने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बस हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के सामने कुछ भी ऐसी बातें आए, वरना और झगड़ा हो जाएगा। जहाँ तिंगज़ाओ कहता है कि ठीक है, अभी के लिए तो मैं शांत हूँ। जहाँ पर शाओ भी मान जाती है और जल्दी से उसे रूम के बाहर निकाल देती है। पर वो जैसे ही डोर ओपन करती है वहाँ पर उसका भाई खड़ा होता है। जहाँ पर तिंगज़ाओ तो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली उसके भाई को पता चल गया। जहाँ उसका भाई नाराज़ हो जाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलना कब से सीख लिया। जहाँ तिंगज़ाओ उसे कुछ भी बोलने नहीं देता। तिंगज़ाओ कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से बात करनी है। जहाँ पर तिंगज़ाओ और शेंग जो है वो नीचे चले जाते हैं। जहाँ पर तिंगज़ाओ कहता है कि अब समय आ चुका है, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया उसे सच्चाई बताने का, पर तुमने बिल्कुल सच्चाई नहीं बताई, और अब मैं उसे मेरे साथ लेके चले जाऊंगा। जहाँ शेंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। शेंग कहता है कि मैंने वो डील कब की तोड़ दी है और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं बनता। जहाँ तिंगज़ाओ कहता है कि वो मुझसे प्यार करती है, तुमसे प्यार कभी भी नहीं करने वाली, से एक बार उसे सच्चाई का पता तो चले, उसके बाद देखते हैं। जहाँ दूसरी तरफ शाओ जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही रहती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका भाई और तिंगज़ाओ के बीच में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। आखिर ये लोग इतने देर तक क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी लेके नहीं गए नीचे। जहाँ दूसरी तरफ तिंगज़ाओ कहता है कि तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना चाहिए। क्या ये तुम मुझे एज अ मैन कह के बोल रहे हो उससे दूर रहने के लिए, कि एज अ भाई कह के बोल रहे हो। जहाँ पे तिंगज़ाओ का ये भी सवाल होता है, क्योंकि अगर एज अ मैन बोल रहे हो तो कभी भी नहीं जाऊँगा, और वैसे भी तुम्हारी बहन मुझसे प्यार करती है। शेंग कहता है कि ये जो कुछ भी तुम्हारे बीच में है ना, इसे ख़त्म कर दो, वरना बहुत अंजाम बुरा हो जाएगा। मुझे कोई भी स्टेप ऐसे नहीं लेने हैं, पर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। जहाँ तिंगज़ाओ कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, और वैसे भी क्यों ना तुम तुम्हारे बहन को ही पूछ लो कि वो किससे ज़्यादा प्यार करती है, और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
हम दोनों का रिश्ता जो है वो कोई भी तोड़ नहीं पाएगा और तुम्हें बीच में कभी भी नहीं आने दूंगा। उसे जिस दिन पता चल जाएगा कि उसे बचाने वाला बचपन में मैं था, उस दिन हम देखते हैं। जहाँ पर जल्दी से जो रेंग है उसे मारने की कोशिश करता है, पर शाओ बीच में आकर कहती है कि ये सच कह रहा है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जहाँ पर ये सुनकर शेंग जो है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसकी बहन उसके खिलाफ जा रही है और तिंगजाओ के साथ में है। जहाँ तिंगजाओ कहता है कि देख लिया, तुम्हारी बहन खुद से है, मैंने उसे कोई फोर्स नहीं किया है, ना मैंने उस पर कुछ भी जादू किया है, वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ आई है और हम दोनों अब साथ में ही रहने वाले हैं। तुम्हारे वजह से हम हमारा रिलेशन बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। जहाँ वो शाओ को गले लगा लेता है, वहीं पर उसे पास लेकर वो जल्दी से उसको किस कर लेता है। सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो तिंगजाओ कहता है कि सब लोगों को क्या लग रहा है कि क्या है हमारा रिलेशन। के बाद शाओ को वो बर्थडे पार्टी में लेके चला जाता है, जहाँ पर उनका फ्रेंड आकर शेंग को कहता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तुमने बचपन से उसे पाला है तो दर्द तो होगा ही कि वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही था, तुमने बहुत अच्छे से पाल के रखा है, उसको बड़ा किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर शेंग कहता है कि नहीं, मैं इस बात से नाराज़ हूँ कि वो मुझे छोड़ के जा रही है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है कि हाँ, अपनी सिस्टर को कौन लाइक नहीं करता, पर उसे शौक लगता है जब शेंग कहता है कि एज अ मैन मैं उसे लाइक करता हूँ। ये सुनकर उसका फ्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर शेंग के बीच में ऐसी फीलिंग्स आई तो आई कैसी। जहाँ दूसरी तरफ उसकी जो फ्रेंड है तिंगजाओ की, वो केक हमेशा की तरह कट करने की कोशिश करती है, पर तिंगजाओ कहता है कि नहीं, इस बार तुम मेरा बर्थडे केक कट नहीं करोगी क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड ये सारी हरकत करेगी। जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड कौन है वो सामने आ जाए, ऐसा करके वो शाओ को बुलाता है। शाओ पहले तो बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ होती है, पर तिंगजाओ के कहने पर वो केक कट कर लेती है। जहाँ पर फिर उसी रात में हम देखते हैं कि शाओ इंतज़ार करके थक जाती है। जहाँ तिंगजाओ उसके रूम में आकर उसे सहला रहा होता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो शाओ के साथ कितना भी फिज़िकल हो जाए उसके बाद भी उसका मन ही नहीं भरता। वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है उससे कि उसे बस हर टाइम उसे अपने पास रखना होता है। जहाँ इस हरकत की वजह से शाओ की नींद भी ख़राब हो जाती है, पर तिंगजाओ कहाँ रुकने वाला है। थोड़ी देर बाद शाओ शर्मा रही होती है तो तिंगजाओ पूछता है कि आखिर तुम बचपन से मुझसे डरती क्यों थी, मैंने तो कभी तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, ना तुम्हारे साथ कुछ किया। तो शाओ कहती थी तुम ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्केरी हो, और हाँ, अब मेरे भाई को ये बात पता चल गई है तो अब तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, पर तुम अपना ईगो बूस्ट बिल्कुल मत कर लेना क्योंकि मेरे पास तो लड़कों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। जहाँ पर तिंगजाओ के फेस पे वो उंगली रखते हुए कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, पर तुम्हें पता है कि मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तिंगजाओ जल्दी से उसे गले लगा कर कहता है कि देखना, अब तुम्हारे भाई को सब पता है तो अब तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मुझसे अब भाग कर कहाँ ही जाओगी। जहाँ पर शाओ कहती है कि अच्छा हुआ ना अगर मेरे भाई को तुमने बाहर नहीं निकाला रहता, अगर हमने वो डील उस दिन साइन नहीं की होती तो शायद आज जैसे हम यहाँ पर हैं वैसे तो हम नहीं हुए रहते। जहाँ तिंगजाओ इस बात से खुश होकर कहता है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब शाओ और तिंगजाओ को ये नहीं पता रहता है कि बाहर में ही तिंगजाओ की फ्रेंड ये सारी बातें सुन लेती है। वो जल्दी से जाती है जहाँ पर शेंग जो है बाहर में ड्रिंक कर रहा होता है। जहाँ पर शाओ शेंग को सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हें क्या लगा वो दोनों सही में रिलेशनशिप में है, तो ऐसा नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए उन लोगों ने वो डील साइन करी थी, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, शाओ तुम्हारी हो सकती है। जहाँ वो वहाँ से निकल कर जल्दी से शैन फैमिली को फ़ोन लगाकर कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम शाओ के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि तिंगजाओ और शाओ के बीच में जो मैंने दीवार खड़ी की है उसके बाद तो उसे कोई भी नहीं मिटा पाएगा। उनके असली प्लान को अंजाम दिया जाता है शेंग और यान की शादी में। जहाँ शैन और यान ने दोनों मिलकर शाओ को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया होता है। जहाँ सारे ही लोग बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि अरे तुम तो यान बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, पर तभी सब लोगों की नज़र जाती है तिंगजाओ और शाओ पर, और जैसे ही इन दोनों की एंट्री होती है सारी ही पावर कपल का टैग दे देते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। जहाँ पर जो हमारे ब्राइड और ग्रूम है उनका मूड इंस्टेंटली ऑफ हो जाता है। जहाँ पर शाओ जल्दी से अपना डेजर्ट जो है वो एंजॉय कर रही होती है कि वहाँ पर यह ना कर उसे ताने देने लग जाती है कि लगता है अब तिंगजाओ को तुमने अपने इसमें फंसा लिया है, अब तुम्हें सॉन्ग फैमिली में से तो कब का हटा दिया था, पर तुम अभी भी अपने पैतरे आजमा ही रही हो। जहाँ पर शाओ कहती है कि हाँ, तुम्हें आखिर उससे करना क्या है, तुम तुम्हारी ज़िंदगी में खुश रहो। जहाँ पर वो प्रवोक करने की कोशिश करती है पर शाओ बिल्कुल भी मानते नहीं है। शाओ कहती है कि तुम्हारी
तुम्हारे जैसे नीचे के ट्रिक्स तो मैं कभी नहीं अपनाऊंगी। जहाँ पर उसका भाई उसे मिलने आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वहाँ पर उसका भाई कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर आके मिलो, जहाँ पर वो उस रूम में बिना कुछ सोचे चली जाती है। दूसरी तरफ तिंगजाओ के पास उसकी फ्रेंड आती है उससे बात करने, तो तिंगजाओ ये बोलकर उसे भगा देता है कि आइंदा से मेरे पास बिल्कुल आने की कोशिश मत करना, तुम्हारी वजह से शाओ और मेरे रिश्ते में जो दरार आएगी मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपना डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना। मैं नहीं चाहता कि शाओ को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तिंगजाओ बार बार शाओ का फ़ोन ट्राई करने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी जवाब नहीं आता है और फ़ोन भी अनरीचेबल होता है। दूसरी तरफ वो रूम में शाओ आ जाती है अपने भाई से आखिरी बार मिलने, जहाँ उसका भाई उसे टच करने की कोशिश करता है पर वो नहीं करता। उसके बाद कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो तुम्हें ये सब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तिंगजाओ और तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो फेक है, मुझे बचाने के लिए तुमने ये सब किया था। अब शुरुआत में तो ये सब सुनकर थोड़ी सी वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि भैया मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है। वो जल्दी से शाओ को हक कर लेता है, जिसके बाद शाओ जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, पर उसका भाई फाइनली उसकी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करता है, जिसे सुनने के बाद शाओ जल्दी से उसे धक्का देने की कोशिश करती है। जहाँ पर तिंगजाओ का कॉन्स्टेंटली फ़ोन आता है पर फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो उठा नहीं पाती। जहाँ दूसरी तरफ यैन आकर हमेशा की तरह चुगली कर लेती है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो ना शाओ को, वो तो अपने भाई के साथ एक रूम में चली गई। जहाँ पर शाओ ने समझाने की कोशिश करती है से भाई मानती है, पर शेंग जो है वो बिल्कुल भी सुनता नहीं है, वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। और यही टाइम पे तिंगजाओ की एंट्री होती है। तिंगजाओ को ऐसा लगता है कि शाओ ने उसे धोखा दे दिया है, जिसे देखकर वो जल्दी से जाकर पहले तो उसके भाई की पिटाई कर देता है। शाओ बीच में आती है जल्दी से तिंगजाओ को धक्का देके, तिंगजाओ को भी चोट आई रहती है, पर वहाँ पर शाओ जल्दी से तिंगजाओ का हाथ झटक कर अपने भाई को हॉस्पिटल लेके जाती है। ये ऐसा बर्ताव देखकर जो तिंगजाओ से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उसकी फ्रेंड आती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ, देखा आखिर तुमने शाओ में ऐसा देखा क्या है जो तुम मुझे भी इग्नोर कर रहे हो, देखा ना तुमने उसने क्या किया, अभी तो अपनी आंखें खोल लो, उसने उसके भाई को चुन लिया है। वहाँ पर तिंगजाओ जल्दी से उसको वार्निंग देता है कि मेरे और शाओ के बीच में आग लगाने का काम बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसके लिए काम कर रही हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझसे दूरी बना के रखो। जहाँ पर वो जल्दी से बाहर आती है तो वहाँ पर ही शेंग आ जाता है। शेंग उसे कहता है कि अरे मेरे पास तो अभी भी प्रपोजल है, अगर तिंगजाओ तुम्हें नहीं मिलता है तो मेरे साथ सेटल हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। जहाँ पर वो उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ अपने भाई का चेकअप करवाते वक्त उसका भाई उसे अभी भी कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी बहुत लाइक करता हूँ। जहाँ शाओ मना कर देती है ये बोलकर कि मैं सिर्फ तिंगजाओ से प्यार करती हूँ और आपका मैंने साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको हमेशा एक भाई की तरह मानती हूँ, ये बोलती है वो वहाँ से निकल जाती है, जबकि उसका भाई बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। वहाँ पर अब वो अपना फ़ोन वापस लेने जाती है तो वहाँ पर कुछ लोग आकर उसे ले जाते हैं। जहाँ पर तिंगजाओ जो है वो ड्रिंक कर रहा होता है शाओ को भुलाने के लिए, तो वहीं पर शेंग आ जाता है। शेंग आते साथ ही कहता है कि शाओ आखिर गई कहाँ है, अभी तक तो तुम्हारे पास आ गई होगी। जहाँ पे तिंगजाओ को पता चलता है कि शाओ निकली तो थी पर बहुत टाइम से आई नहीं है। जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा शौक होकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तब भी वहाँ पर एक हेल्पर आकर बताती है कि कार में उसने ज़बरदस्ती उन लोगों को जाते हुए देखा, जिसे सुनकर सब लोगों को पता चल जाता है कि आखिर वो कहाँ गए हैं। तिंगजाओ बिना कुछ सोचे उसके लिए निकल जाता है, जहाँ पर एक जंगल होता है। उस जंगल के बीचों बीच ही हमारी शाओ जो है पड़ी होती है। उसे थंडर्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसे वो सारी बातें याद आती है कि कैसे उसके बचपन में उसकी मम्मी ने उसे छोड़ कर जाने का डिसाइड कर लिया था, उसे अकेला छोड़ के। जहाँ पर वो रो रही होती है कि मम्मा प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, तो तभी उसकी स्टेप मदर जो उसके साथ करती थी वो सारी हरकतें भी उसे बचपन की सारी याद आ जाती है कि कैसे वो हमेशा अकेली ही रही है और उसने कैसे अकेले ही इस सब का सामना किया था। जहाँ पर वो बार बार अपने मम्मी को मदद के लिए पुकार रही होती है कि तभी वहाँ पर तिंगजाओ आ जाता है। तिंगजाओ जल्दी से उसे देखकर उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है। फिर तिंगजाओ जैसे ही आता है वैसे ही शाओ को फ्लैशबैक याद आ जाता है और उसके गले में लॉकेट देखकर उसे समझ जाता है कि उसकी जान बचपन में जिसने बचाई थी वो शेंग नहीं था बल्कि तिंगजाओ था। जहाँ वो कहता है कि तिंगजाओ ये तुम थे ना। जहाँ दूसरी तरफ उसका भाई भी उसे बचाने के लिए ढूंढ रहा होता है। तिंगजाओ अब बिल्कुल भी उससे कुछ नहीं छुपाता है, वो सब बातें बता देता है कि कैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उसी ने उसे शेंग फैमिली के पास भेजा था, क्योंकि उस टाइम पर उसके सुरक्षित होना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उस पर। जहाँ पर जल्दी से शाओ उसे किस कर लेती है और वहाँ पर तिंगजाओ और वो थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ गूंज की आवाज़ आ जाती है कि जल्दी से वहाँ पर ढूंढो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ तिंगजाओ आकर जल्दी से उनकी पिटाई कर देता है ताकि वो शाओ को जल्दी से बचा सके। जहाँ पर तिंगजाओ को भी थोड़ी चोट आती है तो शाओ कहती है कि चलो जल्दी से हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए।
उनकी नज़र वो टैटू पे जाती है जो उनके हाथ पे बना होता है। तिंगज़ाओ के बचपन में जो उसके साथ हुआ था वो उसे याद आ जाता है कि कैसे उसकी मम्मी का भी खात्मा इन लोगों ने किया था, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है इसके पीछे कौन है। जहाँ फाइनली वो लोग वापस आ जाते हैं, पर वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि सॉन्ग और तिंगज़ाओ दोनों ही गायब हो चुके हैं, जिसे सुनकर तिंगज़ाओ की फ्रेंड बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है। वहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ उसे भूलने में ही सबकी भलाई है, तुम वापस से उस जंगल में नहीं जाओगे। जहाँ पर शेंग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वहीं पर जो तिंगज़ाओ की फ्रेंड है वो आकर कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था तिंगज़ाओ को कुछ नहीं होगा। जहाँ शेंग कहता है कि वो प्रॉमिस तो टूट गया, अब तुम्हें तिंगज़ाओ तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ डील कर लो, तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकती हो। ज़रा सोच के देखो, तुम्हें वो सारी नेसेसरीज मिलेगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा और तुम्हें मेरा गुलाम बन के, पार्टनर बन के रहना पड़ेगा। जहाँ पर उसकी फ्रेंड मना कर देती है। शेंग कहता है कि अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब देखेंगे कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जहाँ वो सारे बॉयज़ को बोलता है कि पहले मैं, उसके बाद ये से मैं तुम्हें दे दूँगा, तुम्हें जो करना है तुम इसके साथ कर सकते हो। अब वहाँ पर ही फाइनली तिंगज़ाओ आ जाता है और जिसे देखकर तिंगज़ाओ की फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश होती है। पर शेंग कहता है कि अच्छा हो गया तुम यहाँ पर आ गए, अब तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, आखिर मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारा खात्मा अपने हाथ से करूँगा। पर तिंगज़ाओ कहता है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है, मुझे पता था बचपन में मुझ पे जो हमला किया था और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ और वहाँ पर जो शाओ के साथ हुआ उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। जहाँ पर शेंग ओपनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सब के पीछे मैं ही था, पर अब तुम कर क्या सकते हो। जहाँ वो जल्दी से अपने पूरे गार्ड्स को बुलाता है क्योंकि उसे पता होता है कि तिंगज़ाओ जो है वो कुछ करने वाला है। जहाँ वो तिंगज़ाओ को बोलता है कि शाओ अगर तुम बचाना चाहती हो तिंगज़ाओ को तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, मेरे पास आ जाओ। यहाँ शेंग के पास शाओ जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वहाँ पर आता है शेंग, जिसे यहाँ पर शाओ को लाने से पहले ही तिंगज़ाओ ने फ़ोन करके कहा रहता है कि तुम्हें तुम्हारी गलती को सुधारना है तो तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। जहाँ पर शेंग ये सब आकर उसे बचा लेता है। वो कहता है कि तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है। जहाँ पर यन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, वो हमला करने वाली होती है कि तभी तिंगज़ाओ की फ्रेंड वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। वो कहती है कि मैंने मेरा प्रॉमिस निभाया, क्या हो गया अगर तुम मेरे नहीं हो सके, शायद अगले जन्म में होंगे। वहाँ पर फ्यूनरल के वक्त हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड अब नहीं रही, जहाँ पर शाओ उसके लिए एक गुलदस्ता लाती है और वहाँ पर ही रख देती है। जहाँ तिंगज़ाओ कहता है कि अब मेरे पास तो कुछ घर भी नहीं रहा, आखिर मैं तुम्हें कहाँ रखूँगा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं रहे। और वहाँ पर वो दोनों रोमांस करने लग जाते हैं, थोड़ी फ्लर्ट करने लग जाते हैं। जहाँ पर उसका भाई भी होता है, वहाँ पर वो फाइनली उसको फाइल देकर कहता है कि देखो अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही शाओ के नाम कर दी होती है। जहाँ पर शेंग कहता है कि मुझे मेरे बहन से अकेले में बात करनी है। हाँ, अपनी बहन से शेंग बात करता है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और हाँ वो इंसान मैं नहीं था, वो इंसान तिंगज़ाओ था जिसने तुम्हें बचाया। सारी ही प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है और घर जाते वक्त शाओ को फिर से स्नो दिखती है और वो कहती है कि मुझे हमारा पास्ट याद आ गया। जहाँ तिंगज़ाओ कहता है कि ठीक है अपनी आंखें बंद करो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे एक सरप्राइज़ मिल जाता है। हाँ, वो ओपन करती है अपनी आइज़ तो वहाँ पे तिंगज़ाओ वगैरह कोई भी नहीं दिखता है, रूम में अंधेरा होता है। वो जल्दी से स्विच ऑन करती है और वहाँ पर हमारा तिंगज़ाओ प्यारा सा सेंटा क्लॉज बना होता है। जहाँ वो कहता है कि आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, और वो शादी के लिए फाइनली शाओ को प्रपोज़ कर देता है। जहाँ पर शाओ भी अच्छे से उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है। और यही पे दोस्तों हमारी कहानी की एंड हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक न्यू लव स्टोरी के साथ, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भूलना मत।